हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आप सभी लोग जानते हैं हम लोग लगातार बोर्ड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को टारगेट करते हुए कुछ चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हुए अपनी बोर्ड की तैयारी को बनाइए और भी ज़्यादा मजबूत और भी ज़्यादा अच्छी, जिससे कि आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स पा सकें। तो चलिए, ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन का हम आज टॉपिक लेकर आए हैं। इस टॉपिक के बहुत सारे न्यूमेरिकल हम लोग ट्राई करेंगे। तो चलिए हम अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल ये है कि द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू फोटो सेंसिटिव सर्फेसेस आर nu1 एंड nu2 रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम दीज सर्फेसेस व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी nu इज इंसिडेंट ऑन देम एंड फोटो इमिशन अकर्स। तो देखिए बच्चों, हमको यहाँ पे कह रहे हैं कि दो मेटल हैं, ठीक है, और दोनों मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। पता है ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे किसी सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हो सकते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये मेटल पे डिपेंड करती है, अलग अलग मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। तो इन्होंने कहा कोई दो मेटल हैं, एक की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी nu1 है और दूसरे की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी nu2 है, और हमसे कह रहे हैं कि अगर उन दोनों मेटल पे, ठीक है, मतलब एक पे nu1 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की मेटल है और एक ये दूसरी मेटल है जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, nu2 है, और इन दोनों पर ही न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ रही है। जो लाइट पड़ रही है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू है। तो हमसे कहा जा रहा है कि ये बताइए कि निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है ना, जब किसी मेटल सरफेस पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होती है तो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं, मेटल से इलेक्ट्रॉनों का इमिशन शुरू हो जाता है। इस फिनोमिना क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, लेकिन ये शर्त होती है कि जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन पॉसिबल है बच्चों। अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा नहीं है तो फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। अब चूंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, मतलब लिखा हुआ है ना कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, ये उन्होंने खुद ही कह दिया। इसका मतलब ये पक्का है कि न्यू की वैल्यू nu2 से ज़्यादा है और न्यू की वैल्यू nu1 से इसके लिए ज़्यादा है। अब हमसे कह रहे हैं इस सिचुएशन में दोनों से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। बच्चों देखिए, आपको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो इसके लिए हम लोग आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगाएंगे। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या बोलती है कि ke मैक्स, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, ये बराबर होती है hν माइनस hν नॉट, जहां पर न्यू नॉट को बोलते हैं बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू नॉट क्या है? ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, और जो न्यू है ये क्या है? ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, और ke मैक्स क्या है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को आप लोग हाफ mv² भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हाफ mv² इज इक्वल टू h ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट, ये फार्मूला होता है। अब उन्होंने कहा कि पहली मेटल पे न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरती है, मतलब ये इंसिडेंट रेडिएशन तो न्यू ही है, लेकिन इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? nu1 है। तो यानी कि nu0 की जगह क्या आ जाएगा? nu1 आ जाएगा फॉर फर्स्ट मेटल। तो यहां पर लिखेंगे फॉर फर्स्ट मेटल, ठीक है। तो क्या आएगा? हाफ mv मैक्स, यहां मान लेते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी v मैक्स 1 है, तो हाफ mv मैक्स 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू माइनस nu1। क्यों? पहले केस की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ले ली गई। उसके बाद बच्चों सेकंड मेटल के लिए उन्होंने कहा है फॉर सेकंड मेटल, उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो क्या है? nu2 है। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो क्या आएगा? हाफ mv मैक्स 2 का स्क्वायर, यहाँ वेलोसिटी को v मैक्स 2 कह दी गई, इज इक्वल टू h न्यू माइनस nu2, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों का हमको रेशियो चाहिए, हमको तो v मैक्स 1 अपान v मैक्स 2 चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे पहले तो। जब डिवाइड करेंगे देखो हमको कुछ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ऊपर बचेगा हाफ mv मैक्स 1 स्क्वायर अपान में बचेगा हाफ mv मैक्स 2 स्क्वायर
इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू 1 अपान एच न्यू माइनस न्यू 2। अब बच्चों क्या होगा, देखो हाफ एम से हाफ एम कैंसिल, एच से एच कैंसिल, तो क्या बचेगा वी मैक्स 1 स्क्वायर अपान वी मैक्स 2 स्क्वायर इज इक्वल टू न्यू माइनस न्यू 1 अपान न्यू माइनस न्यू 2। अब अगर हम दोनों तरफ रूट ले लें बच्चों तो आंसर आ जाएगा हमारा, बिल्कुल रूट ले लो दोनों तरफ, तो क्या बचेगा, ये बचेगा वी मैक्स 1 अपान वी मैक्स 2 इज इक्वल टू न्यू माइनस न्यू 1 अपान न्यू माइनस न्यू 2, वो भी कैसा, रूट में। ये हमारा आंसर आ गया। सो द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड प्लेट विल बी न्यू माइनस न्यू 1 अपान न्यू माइनस न्यू 2 पूरे का रूट। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्केच द ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट न्यू for the two photosensitive material A and B having threshold frequencies nu A is greater than nu B. First, in which case is the stopping potential more and why? Second, does the slope of the graph depend upon the nature of the material used? Explain. तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि किसी फोटोसेंसिटिव मेटल पे लाइट गिर रही है और लाइट के गिरने से फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है। उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो रिक्वायर्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल है और फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो पता है ना निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। जब किसी मेटल पे लाइट गिरती है तो लाइट के गिरने से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और लाइट के गिरने से इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए एनोड का, उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड होता है। हमसे कहा गया स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का कर्व खींचना है तो अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की मेटल के लिए। क्यों? क्योंकि हर मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, अलग अलग मेटल की। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के निकलने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और अलग अलग मेटल को अलग अलग एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी होती है। अच्छा बच्चों, हमसे कहा गया स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ खींचना है। तो देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी कैसे रिलेटेड होती है, तो ये होता है EV0 इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये इक्वेशन कहाँ से आई? ये आई है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से। ठीक, क्यों? क्योंकि आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होती है के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और के मैक्स की वैल्यू क्या होती है, EV0। ठीक है, तो EV0 बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, जहां पर V0 को बोलते हैं बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा, बहुत बढ़िया। और जो तुम्हारे पास ये न्यू है इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जो न्यू जीरो है इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हमको पता है कि जब V0 और न्यू में, इसमें इन दोनों में हम ग्राफ खींचेंगे तो वो ग्राफ कुछ कैसा मिलेगा? वो ग्राफ कुछ ऐसे मिलता है बच्चों, स्ट्रेट लाइन ऐसे। बच्चों ऐसा ग्राफ मिलता है जहां पर ये ग्राफ कट करता है वहां पर V0 0 हो जाता है, इसकी वैल्यू 0 करोगे तो न्यू बराबर न्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब इस जगह की जो फ्रीक्वेंसी होती है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। कौन सी होती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। और इसके पीछे ग्राफ नहीं जाता। क्यों? क्योंकि इसके पीछे जाओगे तो काइनेटिक एनर्जी निगेटिव आ जाएगी। स्टॉपिंग पोटेंशियल सीधे डिपेंड करता है किस पे? काइनेटिक एनर्जी पे। अब अगर V0 को निगेटिव कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी निगेटिव हो जाएगी, इसीलिए पीछे ग्राफ जाता नहीं है, उसको डॉट 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 से हम बढ़ाते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है, ग्राफ ऐसे बनाया जा सकता है, ऐसा सोचते हैं, लेकिन रियल में नहीं बनाते। ठीक है, अच्छा, तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो बच्चों इन्होंने कहा दो अलग अलग मेटल के लिए बनाइए, तो एक मेटल के लिए मान लीजिए ये है और दूसरी मेटल के लिए ये है।
अब हमारे पास समस्या ये आएगी बच्चों कि कौन सी इसमें मेटल 1 है और कौन सी इसमें मेटल 2 है, कौन सी ए मेटल है और कौन सी बी मेटल है। तो भाई देखो मैंने बोला जहां वो फ्रीक्वेंसी के एक्सिस को कट करती है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है उन्होंने कहा, ए की। इसका मतलब ए वाली ये बनेगी ज़्यादा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। भाई देखो इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतनी है, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतनी है, तो ये ज़्यादा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इस एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है ना, तो जितनी ज़्यादा दूर कटेगा उतना ही फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं एक ज़्यादा है, मतलब ये न्यू वे हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को इसको हम कह देंगे न्यू वे, और ये वाली हो जाएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसकी, बी की, न्यू बी हो गई। मतलब ये मेटल बी का कर्व हो गया, ये मेटल ए का कर्व हो गया। अब आगे उन्होंने पूछा है बच्चों, पहला इसमें क्वेश्चन उन्होंने एक तो स्केच करने के लिए ग्राफ कह दिया था, वो हमने बना दिया। उन्होंने कहा है कि ये बताइए अगर न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होती है तो दोनों में से किसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो बच्चों देखिए यहाँ पर जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, अगर इसको आप ध्यान से देखें, EV0 बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, तो हमको देखने से पता चल रहा है कि ये वाला टर्म जिसमें बड़ा होगा, तो उसमें अगर न्यू फ्रीक्वेंसी दोनों में गिरे तो ये चीज़ तो सेम हो गई। अगर ये चीज़ जिसमें बड़ी होगी उसका आंसर क्या आएगा, छोटा आएगा, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिसका न्यू वे, चूंकि यहाँ दिया है न्यू बी से ज़्यादा, तो जिसका भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बड़ा होगा उसके लिए भाई ये चीज़ बड़ी हो गई, तो ये आंसर क्या हो गया, छोटा हो गया। उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल ए का कम होगा और बी का ज़्यादा होगा। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ मेटल ए इज लेस एंड फॉर मेटल बी इज ग्रेटर। क्यों, क्योंकि बी की ये वाली वैल्यू क्या है भाई, एच न्यू तो सेम हो गई, कहने सेम इंसिडेंट रेडिएशन के लिए, तो ये तो सेम हो गया। अब माइनस वाली चीज जितनी छोटी होगी तो ये वैल्यू उतनी ही, आंसर टोटल उतना ही बड़ा आएगा। तो ये छोटा किसके लिए है, फ्रीक्वेंसी छोटा है बी के लिए, तो बी का ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, तो बी का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए हमने समझ लिया कि बी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा और ए के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा। आगे बच्चों कहा गया है कि जो इस ग्राफ का स्लोप है, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का स्लोप है, क्या वो मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। तो बच्चों इसका स्लोप होता क्या है, मान लीजिए किसी एक फ्रीक्वेंसी के लिए आप बात कर लो, किसी फ्रीक्वेंसी, मान लो इस मेटल की बात कर लो, ये न्यू फ्रीक्वेंसी आपने ले ली, तो न्यू फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, ये V0 हो गया यहाँ से यहाँ तक। ये वैल्यू कितनी होगी बच्चों, ये वैल्यू तो देखो इतनी, यहाँ न्यू ए है, ये है न्यू, तो इसके लिए क्या बचेगी, न्यू माइनस न्यू ए, ये तो बचेगी। तो इसका स्लोप क्या आएगा, स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस, तो V0 अपान न्यू माइनस न्यू ए, ये तो आएगा स्लोप। अब सोचो बच्चों, इसके लिए अगर हमको ये इक्वेशन अप्लाई करनी होती तो हम क्या लगाते बताओ, ये लगती EV0 इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू ए। भाई इसके लिए अगर लगाते हैं तो ये आता, किसी एक का हम स्लोप निकाल के आपको दिखा रहे हैं, तो EV0 बराबर एच ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू वे, इसका मतलब V0 अपान न्यू माइनस न्यू वे, ये देखो यही तो है स्लोप, मतलब tan थीटा। तो ये कितना आ गया बच्चों, यहाँ से ये आ गया h अपान ई, देखो इसको नीचे ले, इसको उधर ले गए, h अपान ई। अब सोचो क्या h अपान ई किसी चीज पे डिपेंड करता है, नहीं। क्या ये मेटल के नेचर पे डिपेंड करता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों चीजें क्या है, कांस्टेंट है। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि जो फोटो इलेक्ट्रिक वेरिएशन है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल का फ्रीक्वेंसी के साथ, वो मेटल के नेचर पे डिपेंड नहीं करता, वो कांस्टेंट होता है। कितना होता है हमेशा, h अपान ई। किसी भी मेटल के लिए, किसी फ्रीक्वेंसी के लिए अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो जो स्लोप आएगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो लिखेंगे कि स्लोप डज नॉट डिपेंड, स्लोप डज नॉट डिपेंड एट नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड नहीं करता। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इज डबल
व्हेन द वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द फोटो सेंसिटिव सरफेस चेंजेस फ्रॉम λ1 to λ2, deduce expressions for the threshold wavelength and work function for the metal surface in term of λ1 and λ2. ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमसे क्या कह रहे हैं कि अगर एक सरफेस पर λ1 वेवलेंथ की लाइट गिर रही थी, ठीक है, मतलब λ1 वेवलेंथ की कोई लाइट इंसिडेंट हो रही थी, तो उससे जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे उनकी काइनेटिक एनर्जी मान लो k1 थी। तो कह रहे λ2 की जब वेवलेंथ की लाइट गिरेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी निकलने वाली डबल हो जाएगी। डबल होने का मतलब 2k1 हो जाएगी मान लीजिए सब। तो हमसे कह रहे हैं कि बताओ उस मेटल का वर्क फंक्शन कितना होगा और उसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगी, और ये दोनों ही आंसर हमको बताने हैं इन द टर्म ऑफ λ1 एंड λ2। बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों यहाँ पे आपको आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। आपको पता है ना, जब किसी मेटल सरफेस पर मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होती तो उससे फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होने लगता है। हर मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, जिससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरने फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इस फिनोमिना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किन इलेक्ट्रॉन की होती है, जो सबसे आउटर सरफेस से निकलते हैं। उसके लिए आइंस्टाइन जी ने एक इक्वेशन बताई। तो चलिए बात करते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, तो बच्चों क्या आएगा आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से? वो होती है के मैक्स, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है Sc अपान लैम्डा माइनस W, जहां लैम्डा क्या है बच्चों, इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ है, और W क्या है, उसका वर्क फंक्शन है। तो लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट या रेडिएशन, ठीक है, एंड W इज द वर्क फंक्शन। W क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है। तो देखिए बच्चों, जब λ1 वेवलेंथ की लाइट गिरती है, ठीक है, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉनों की क्या है, k1 है। तो चलिए बात कर लेते हैं भाई, कहेंगे फॉर λ1 वेवलेंथ, किसकी बात कर रहे हैं, λ1 वेवलेंथ की जब रेडिएशन गिर रही है तब की बात कर रहे हैं। उस समय काइनेटिक एनर्जी क्या है, k1। तो k1 बराबर क्या आएगा बच्चों, Sc अपान λ1 माइनस W। इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे फॉर इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ λ2 वेवलेंथ। जब इंसिडेंट रेडिएशन λ2 वेवलेंथ का होगा तब क्या देखेंगे बच्चों, तब इसकी काइनेटिक एनर्जी उन्होंने क्या बोला है, तब काइनेटिक एनर्जी हो जाती है 2k, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है 2k1। तो ये हो जाएगा Sc अपान λ2 माइनस W। बच्चों दिमाग लगाइए, आपको W की वैल्यू निकालनी, तो हमको साफ दिख रहा है कि अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दें, ठीक है, तो W आसानी से निकल सकता है। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, k1 से k1 कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या मिलेगा हमको, इधर देखिए, तो यहाँ लिख देंगे फर्स्ट अपान सेकेंड करना है, पहले इक्वेशन में दूसरे से डिवाइड करना। तो क्या आएगा, ऊपर आएगा k1 अपान नीचे क्या आएगा 2k1। उधर बचेगा बच्चों Sc अपान λ1 माइनस W, नीचे बचेगा Sc अपान λ2 माइनस W। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो ये k1 कट गए, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, ये इधर, तो ये इधर आएगा तो क्या बचेगा Sc अपान λ2 माइनस W। देखो ये 1 में मल्टीप्लाई होगा, इधर है बड़ा ये इक्वल का निशान लगा दिया, ये इधर जाएगा, ये 2 उधर जाएगा, तो उधर क्या होगा 2Sc अपान λ1 माइनस W 2W। अब ऐसा करते हैं, उस W को इधर ले आओ, तो क्या आएगा, इधर है माइनस W, तो उधर से ये आएगा माइनस 2W, तो क्या हो जाएगा प्लस का 2W हो गया। अच्छा, इस तरीके से इस पार्ट को उधर ले जाओ, तो उधर है देखो 2Sc अपान λ1, ये उधर चला गया, तो क्या बचेगा माइनस का Sc अपान λ1। देखो ये Sc अपान λ2 इधर था, प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, ये बन जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा W, 2W माइनस W मतलब W हो गया।
उधर क्या बचेगा बच्चों, एससी का मान आ जाएगा, तो क्या बचेगा 2/λ1 माइनस। अच्छा अब देखो बच्चों क्या आएगा यहाँ से एससी, तो आ जाएगा 2λ2 माइनस λ1/λ1 λ2। ये वर्क आ गया, वर्क फंक्शन आ गया। ये क्या आ गया, वर्क फंक्शन, मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कॉज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ये वो निकल आया, तो W निकल आया। अच्छा बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों हमसे कहा गया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालिए। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ देखिए क्या होती है, लिख देते हैं इफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज λ0 देन, तो वर्क बराबर क्या होता है, वर्क फंक्शन इक्वल टू क्या होता है, SC/λ0 होता है। और बेटा वर्क फंक्शन का फार्मूला क्या पढ़ चुके हो, ये पूरा वैल्यू पुट कर दो, तो क्या बचेगा देखो SC/λ0 बराबर W की वैल्यू क्या है यहाँ से रख दो, क्या है 2λ2 माइनस λ1 इंटू HC/λ1 λ2, ये W की वैल्यू रख दी। बच्चों SC से SC कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो λ0 की वैल्यू क्या आएगी, λ0 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई होगा, तो सॉल्व करने पे आएगा क्या आएगा λ0 इंटू 2λ2 माइनस λ1 इज इक्वल टू, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में गया तो क्या बचा λ1 λ2, यानी कि λ0 हो जाएगा λ1 λ2 अपान 2λ2 माइनस λ1। ये हमारा सोल्यूशन हो गया। तो यानी कि λ0 की वैल्यू आ गई λ1 λ2 अपान 2λ2 माइनस λ1। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि X-rays of wavelength lambda falls on a photosensitive surface of negligible work function so that the de Broglie wavelength of the emitted electrons will be root h lambda upon 2mc where m is the mass of the। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि एक फोटो सेंसिटिव कोई मेटल है जिसका वर्क फंक्शन नेग्लिजिबल है। वैसे रियलिटी में तो ऐसा कुछ होता नहीं कि वर्क फंक्शन नेग्लिजिबल हो जाए, बट इन्होंने बोला है तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि एक ऐसी मेटल है जिसका वर्क फंक्शन क्या है, नेग्लिजिबल। वर्क फंक्शन नेग्लिजिबल होने का मतलब बच्चों इस पे जैसे ही कोई भी लाइट पड़ेगी इससे इलेक्ट्रॉनों का एमिशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को निकलने के लिए कोई मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने दिया है कि अगर इसका वर्क फंक्शन नेग्लिजिबल है, मीन्स बहुत कम है, अप्रॉक्स 0 है, और इस पर लैम्डा वेवलेंथ की एक्स रेज आ रही है, जो एक्स रेज आ रही है उनकी वेवलेंथ क्या है, लैम्डा। अच्छा तो कह रहे हैं कि उसके गिरने से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, भाई आपको पता है ना जब किसी मेटल पे लाइट इंसिडेंट होती है, किसी फोटो सेंसिटिव मेटल पे लाइट इंसिडेंट होती है डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट, ठीक है, तो अगर उस लाइट की फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम वैल्यू से ज़्यादा है तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉनों का इमिशन शुरू हो जाता है, और इस इमिशन को बोलते हैं, इस इफेक्ट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इस इमिशन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इनको बच्चों हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये लैम्डा वेवलेंथ की लाइट गिरने से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मतलब जब लाइट गिरेगी तो इस मेटल पे क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो इन इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी ये हमको बतानी है। तो हमारा काम ये होगा कि हम निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की पहले काइनेटिक एनर्जी पता कर लेंगे। भाई वर्क फंक्शन तो 0 हो गया, अगर हम यहाँ पे आइंस्टाइन इक्वेशन लगा दें, फ्रॉम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बराबर SC/λ माइनस W। ऐसे तो h न्यू माइनस W होता था जब न्यू फ्रीक्वेंसी होती थी, बट यहाँ पे चूंकि लैम्डा दिया है तो डायरेक्ट वेवलेंथ वाला लिख दिया, क्योंकि हमको पता है ना न्यू इक्वल टू क्या होता है, C/λ। तो रियल इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, के बराबर वो होती है h न्यू माइनस W। तो बच्चों वहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया तो ये बन गया, बहुत बढ़िया बच्चों। बट वर्क तो क्या है, 0 है,
तो इसका मतलब जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या मिलेगी, k इक्वल टू एस सी अपान लैम्डा माइनस जीरो। क्यों? क्योंकि वर्क फंक्शन नेग्लिजिबल है, मतलब लगभग जीरो। तो इस समय k बन गया एस सी अपान लैम्डा। अच्छा बच्चों, ये काइनेटिक एनर्जी किसकी हो गई, इलेक्ट्रॉनों की। जब इलेक्ट्रॉन इस काइनेटिक एनर्जी से निकलेंगे तो उन इलेक्ट्रॉनों की डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी, क्योंकि डी ब्रोगली जी ने बताया था ना कि जितनी भी मैटर्स हैं, जो भी मोशन में है पार्टिकल, सबकी एक वेवलेंथ होती है, उसको हम लोग बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो वो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, ठीक है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं लाइट के गिरने से, उनकी या एक्सरे के गिरने से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी, तो ये होती है बच्चों लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम वी, जहां वी होती है वेलोसिटी। इसी को अगर हम चाहें तो हमको ये भी वही पता है कि k इक्वल टू जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉनों की होती है वो क्या बराबर होती है, हाफ एम वी स्क्वायर के। तो यहां से बच्चों v की वैल्यू निकल सकती है, क्या निकलेगी, 2k अपान m। अगर ये वैल्यू यहां रख दें तो लैम्डा का एक और फार्मूला बन जाएगा h अपान m v की वैल्यू रूट में 2k अपान m। तो देखो एक m से ये रूट वाला वो m ना, तो ये लैम्डा बराबर हो जाएगा h अपान रूट में 2km। देखो रूट m से ऊपर नीचे समझो मल्टीप्लाई किया गया, तो नीचे m बाहर आ जाएगा, m कट जाएगा, ये बच जाएगा। अच्छा जब लैम्डा निकल आया बच्चों, ठीक है, तो k की वैल्यू पुट करके हम बाकी बातें कर सकते हैं। ये लैम्डा लेकिन किसका है, ये बच्चों डी ब्रोगली वेवलेंथ का है, तो लैम्डा डी कह दें। अच्छा यही डी ब्रोगली वेवलेंथ हमको निकालनी है, तो यहाँ पे k की वैल्यू ये रख दीजिए बच्चों। जब k की वैल्यू रखोगे तुम्हें क्या मिलेगा, देखो लैम्डा डी मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल टू h अपान 2k, k की वैल्यू बच्चों एस सी अपान लैम्डा और इंटू एम। देखो क्या किया, k की जगह रख दिया एस सी अपान लैम्डा, बाकी सब वैसे ही रखा। ये रूट लैम्डा ऊपर पहुंच गया, तो लैम्डा डी इक्वल टू कितना आएगा, ये आ जाएगा बच्चों h, ठीक है। और h देखो नीचे है, तो रूट h से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो h बाहर आ जाएगा, मतलब ऊपर कुल मिला के रूट h बच जाएगा, है ना। पता है ना ये कैसे होता है बच्चों, नहीं पता? अच्छा चलो करके दिखा देते हैं। रूट h से मल्टीप्लाई, रूट h से डिवाइड, नीचे रूट h क्या बना, रूट h बाहर आ गया, यानी कि हमारे पास बचेगा h अपान h रूट h अपान, क्या बचेगा बच्चों, देखो h तो बाहर चला गया, तो बचा क्या हमारे पास 2cm अपान लैम्डा। अब देखो बच्चों h से h तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो लैम्डा डी की वैल्यू क्या आएगी, देखो ये रूट लैम्डा ऊपर चला जाएगा, तो रूट h है और रूट लैम्डा पहुंच गया, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा रूट में h लैम्डा अपान 2mc। सो द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन सी वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी रूट h लैम्डा अपान 2mc। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि When a metallic surface is illuminated with radiation of wavelength lambda, the stopping potential is V. If the same surface is illuminated with radiation of wavelength 2 lambda, the stopping potential is V by 4. The threshold wavelength for the metallic surface is. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं जब किसी मेटल सरफेस पर लैम्डा वेवलेंथ की लाइट पड़ती है तो उस मेटल से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ता है वो V है। जब उसी मेटल पे 2 लैम्डा वेवलेंथ की लाइट पड़ती है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V/4 ही लगाना पड़ता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, द मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल ऑफ द एनोड ड्यू टू व्हिच फोटो इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट बिकम्स 0, है ना। वो मिनिमम पोटेंशियल जिससे कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाती है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं लाइट के पड़ने से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो पूरी तरह रुक जाते हैं इस पोटेंशियल से, ऐसा समझो। तो बच्चों इसके लिए हमको पहले तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और वेवलेंथ का रिलेशन पता कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि फाइनली हमको निकालना है बच्चों थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या निकालना है बच्चों? ये निकालना है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अच्छा
तो बच्चों लैम्डा 0 हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम होगा, हम यहाँ पे आइंस्टाइन इक्वेशन लगाएंगे, लिख देंगे यहाँ पे फ्रॉम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को हम यूज करेंगे। अच्छा, तो बच्चों क्या आएगा यहाँ पे, तो वो होता था, याद करो, के मैक्स, ठीक है, क्या होता था, के मैक्स। तो ये होता था बच्चों के मैक्स, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बराबर एच न्यू माइनस डब्ल्यू, जहां पर न्यू होती थी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, और डब्ल्यू होता था वर्क फंक्शन। बच्चों यहाँ पे जो के मैक्स है इसको हम लोग ई वी नॉट भी लिख सकते हैं, जहां वी नॉट क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। भाई जो इलेक्ट्रॉन निकले उन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, और उन इलेक्ट्रॉन को रोक देना है स्टॉपिंग पोटेंशियल से। तो के मैक्स बराबर क्या होता है, ई वी नॉट। अच्छा, और न्यू बराबर क्या होता है बच्चों, सी अपान लैम्डा। क्यों, क्योंकि हमको ये क्वेश्चन लैम्डा के टर्म में चाहिए। तो बच्चों वर्क फंक्शन को भी लैम्डा के टर्म में रख दो, तो वर्क फंक्शन का फार्मूला होता है एस सी अपान लैम्डा 0, जहां पर लैम्डा 0 थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, जो कि हमको इस क्वेश्चन में सॉल्व करके निकालना है। बच्चों तो ये इक्वेशन अब फाइनली क्या बन जाएगी, भाई के मैक्स की जगह रखेंगे तो क्या आएगा, ई वी 0 इज इक्वल टू एच सी अपान लैम्डा माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू की जगह एस सी अपान लैम्डा नॉट। ठीक है, अब लिखेंगे फॉर फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन में देखिए बच्चों, लैम्डा कितना पुट करना है, लाइट की वेवलेंथ लैम्डा है और वोल्टेज कितना है, वी है, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे। तो ई वी इज इक्वल टू एस सी अपान लैम्डा माइनस एस सी अपान लैम्डा नॉट, ये क्वेश्चन नंबर 1। फिर लिखेंगे यहाँ पे फॉर सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में जरा देखो बच्चों, लैम्डा वेवलेंथ कितनी हो गई गिरने वाली लाइट की, 2 लैम्डा। तो यहाँ पे लैम्डा की जगह जो इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ है इसकी जगह क्या रख देंगे, 2 लैम्डा। तो वोल्टेज कितना हो जाएगा उस समय बच्चों, V/4। यहाँ पे वोल्टेज कितना आ जाएगा, V/4। तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये EV/4 इज इक्वल टू एस सी अपान लैम्डा, लैम्डा की जगह इंसिडेंट वेवलेंथ कितनी हो गई, 2 लैम्डा माइनस एस सी अपान लैम्डा 0। तो इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर करके ये हमने फाइंड कर लिया। अच्छा बच्चों, अब देखिए बच्चों, ये इक्वेशन 2 मिल गई, इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस EV की जगह ये पूरी वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, तो रख देते हैं, EV की जगह रख देंगे। तो क्या आ जाएगा बच्चों, देखो ये आ जाएगा एस सी अपान लैम्डा माइनस एस सी अपान लैम्डा नॉट। ये बच्चों किसकी वैल्यू आ गई, देखो EV की, फर्स्ट से EV की वैल्यू सेकेंड में रख दिया, और अपान में 4 रहेगा तो 1/4 कर देते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बना बच्चों, यहाँ तो ऐसे रहेगा एस सी अपान 2 लैम्डा माइनस एस सी अपान लैम्डा नॉट। यहाँ पे लिख देते हैं पुट ई वी नॉट फ्रॉम फर्स्ट इन सेकेंड। कितना बनेगा, देखो 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, इधर देखो एस सी अपान लैम्डा माइनस एस सी अपान लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 4 एस सी अपान 2 लैम्डा माइनस 4 एस सी अपान लैम्डा नॉट। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, इससे इसको कट कर देंगे तो क्या बचेगा 2। क्वेश्चन में एस सी से डिवाइड भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं डिवाइड बाई एच सी। तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों, 1 अपान लैम्डा माइनस 1 अपान लैम्डा नॉट इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा 2 अपान लैम्डा माइनस 4 अपान लैम्डा नॉट। अब बच्चों लैम्डा वाले एक तरफ, लैम्डा नॉट वाले एक तरफ, तो इसको इधर उठा लो, इसको उधर ले जाओ, तो इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये प्लस का 2 लैम्डा इधर आएगा तो माइनस का, तो 1 अपान लैम्डा माइनस 2 अपान लैम्डा। ऐसे ही 1 अपान लैम्डा नॉट इधर माइनस के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 1 अपान लैम्डा नॉट, ये वाला गया प्लस का हो गया, और ये माइनस का 4 अपान लैम्डा नॉट ऐसे ही बच जाएगा। अब बच्चों जरा इसमें सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको देखो एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस 1 अपान लैम्डा, यहाँ घटाओगे तो क्या बचेगा, माइनस का 3 अपान लैम्डा नॉट। तो बच्चों माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो लैम्डा नॉट इक्वल टू क्या आ गया, 3 लैम्डा। सो द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द मेटल इज 3 लैम्डा। तो मेटल के लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 लैम्डा आ जाएगी। इसको फटाफट देखिए बच्चों, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ फोटोइलेक्ट्रिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड सक्सेसिवली
by monochromatic light of wavelength lambda and lambda by 2 if the maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons in the second case is 3 times that of first case, the work function of the surface of the material H। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि जब किसी मेटल सरफेस पर लैम्डा वेवलेंथ की मोनोक्रोमेटिक लाइट गिरती है तो उससे कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, फिर उसी मेटल पे लैम्डा बाई 2 वेवलेंथ की जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट डाली जाती है तो भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और जो बाद में फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो पहले की ट्रिपल काइनेटिक एनर्जी से निकलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लैम्डा वेवलेंथ पे बच्चों के काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे तो लैम्डा बाई 2 वेवलेंथ की लाइट डालने से उसे 3 टाइम्स एनर्जी के फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। बच्चों हमसे यहां कहा जा रहा है कि इस मेटल का हमको वर्क फंक्शन बताना है, W बताना है। तो देखिए बच्चों, हम बेसिक बात करेंगे। सबसे पहले हम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक की इक्वेशन लिखेंगे यहां पे फ्रॉम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फ्रॉम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन अगर यहां पे हम बात करते हैं तो हमको पता है बच्चों, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है के मैक्स, ये बराबर होती है एच न्यू माइनस डब्ल्यू। जहां पर न्यू होती है इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, यहां पे लैम्डा दिया है तो न्यू की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे, क्या रखेंगे सी अपान लैम्डा। न्यू इक्वल टू क्या होता है सी अपान लैम्डा, यहाँ रख देंगे तो के मैक्स इज इक्वल टू आ जाएगा एस सी अपान लैम्डा माइनस डब्ल्यू। ये डब्ल्यू हमको निकालना है वर्क फंक्शन। पहले केस के लिए अगर मैं बात करता हूं फॉर फर्स्ट केस, ठीक है, तो बच्चों उस समय वेवलेंथ जो है वो लैम्डा 1 है और उस समय की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है पहले केस की वो के है। तो पहले केस के लिए अगर हम बात करेंगे तो के मैक्स 1, भाई ये फार्मूला यूज कर रहे हैं, बराबर एस सी अपान लैम्डा 1 माइनस डब्ल्यू। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। के मैक्स 1 इसकी वैल्यू कितनी बच्चों के, तो ये आ जाएगी के इज इक्वल टू एस सी अपान लैम्डा, ये लैम्डा आ गई, लैम्डा 1 की वैल्यू, बहुत बढ़िया, माइनस डब्ल्यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर लिख देंगे फॉर सेकेंड केस। तो जब सेकेंड केस से बात करेंगे तो बच्चों क्या आएगा के मैक्स 2 इज इक्वल टू, इसमें 2 वाली सारी कंडीशन लगा दो तो क्या आएगा एस सी अपान लैम्डा 2 माइनस डब्ल्यू। देखो बच्चों ये लैम्डा 2 है और ये के मैक्स 2 है, दूसरी कंडीशन की काइनेटिक एनर्जी ये है 3k और वेवलेंथ है दूसरी कंडीशन में लैम्डा बाई 2, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगी यहां से 3k इज इक्वल टू एस सी अपान लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा बाई 2 माइनस डब्ल्यू, ये ऊपर चला जाएगा 2 तो क्या हो जाएगा 3k इज इक्वल टू एस सी अपान लैम्डा इंटू 2 माइनस डब्ल्यू। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। बच्चों ऐसा करते हैं यहां से k की वैल्यू निकाल के यहां रख देते हैं, आंसर आ जाएगा, डब्ल्यू निकलेगा आसानी से, ठीक है। तो बिल्कुल यही काम करेंगे, तो यहां पर लिख देंगे पुट वैल्यू ऑफ k फ्रॉम फर्स्ट इन सेकेंड। फर्स्ट से k की वैल्यू निकालो, ये वाली, ठीक है, और ये उठा के यहाँ पे रख दो k की जगह, तो क्या आएगा देखो 3k, k की जगह ये वैल्यू रख रहे हैं तो क्या आया बच्चों एस सी अपान लैम्डा माइनस डब्ल्यू, क्या आएगा ये आएगा एस सी अपान लैम्डा माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू, उधर क्या है बच्चों 2 एस सी अपान लैम्डा माइनस डब्ल्यू। इसको जरा सॉल्व कर लो तो आएगा 3 एस सी अपान लैम्डा माइनस 3 डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 एस सी अपान लैम्डा माइनस डब्ल्यू, ठीक है। इस 2 एस सी अपान लैम्डा को इधर उठा लो, इस माइनस 3 डब्ल्यू को उधर ले जाओ, क्या बनेगा देखो, इसको इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ देखो ये पहले से 3 एस सी अपान लैम्डा, ठीक है, और ये इधर आ गया बच्चों, तो ये इधर आए तो क्या बचेगा ये आएगा माइनस का हो जाएगा 2 एस सी अपान लैम्डा। उधर बच्चों हमारे पास माइनस डब्ल्यू पहले से है और ये माइनस का 3 डब्ल्यू जब इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3 डब्ल्यू इधर है माइनस का तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 3 डब्ल्यू हो गया, बहुत बढ़िया। अब बच्चों क्या बना जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये बना बच्चों एस सी अपान लैम्डा, उधर क्या बचा बच्चों 2 डब्ल्यू, ठीक है। इसका मतलब डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ गई, इसका मतलब डब्ल्यू की वैल्यू आ गई एस सी अपान 2 लैम्डा। सो द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल विल बी एस सी अपान 2 लैम्डा।
इसका मतलब वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, SC/2 लैम्डा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।